हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैट कोचिंग डगरवा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के बीच इस वीडियो में लेकर आया हूँ 12th क्लास का कहकशां उर्दू बुक चैप्टर नंबर 6। इसका एक सीरीज में मैंने यहाँ तक ऑब्जेक्टिव बना दिया है, जिसमें मीर अमन की तालीम कहाँ तक है ये मालूम नहीं। इखलाक मोहसिनी का कामयाब तर्जुमा गंज खूबी के नाम से मीर अमन दहलवी ने किया। कंटिन्यू करते हैं इसके आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। मीर अमन की शोहरत बागो बाग व बहार किताब की वजह से है। क्लियर है। अगला ऑब्जेक्टिव बनेगा यह किताब, यानी यह किताब की जगह मैं नाम ही लिख दे रहा हूँ, बाग व बहार 1801 में मुकम्मल शाये हुई, लेकिन ये देखो 1801 में शाये हुई, 1801 में ऐसे लिखिए तब समझ में आएगा। चहार दरवेश के नाम से शायरी जो फारसी की तसनीफ है, इसके मुसन्निफ अमीर खुसरो है। चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा जॉन गिलक्रिस्ट ख्वाहिश, या ख्वाहिश की जगह पर फरमाइश लिख सकते हैं। फरमाइश पर चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश या फरमाइश पर मीर अमन दहलवी ने 1804, फ्रेश करके लिख दे रहा हूँ, 1804 ईस्वी में बागो बहार के नाम से शाये किया।
जिस पर मीर अमन, या हो सकता हो ऑप्शन में आपको मुसन्निफ दे दे, मुसन्निफ को 500 रुपया का इनाम कॉलेज की तरफ से दिया गया था। आगे है यह इक़्तिबास मीर अमन देहलवी की मकबूल तसनीफ बाग व बहार के चौथे दरवेश की सैर से लिया गया है। और एक लिखिए बाग व बहार में 4 फकीरों की दास्तानें पेश की गई है, पेश की गई है। ये मीर अमन की शोहरत जो है वो बागो बहार किताब की वजह से है। बागो बहार 1801 ईस्वी में चहार दरवेश के नाम से शाये हुई थी। ये फारसी का तसनीफ है, इसके मुसन्निफ अमीर खुसरो है। क्लियर है। आगे कहते हैं कि चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा देखो, एक बार 1801 में ही चहार दरवेश को नौ तर्ज मरस्सा, क्या नाम से, नौ तर्ज मरस्सा, इस नाम से 1801 में ही शाये किया गया था। वो लिखने वाले कौन थे? अता हुसैन तहसीन। कौन? अता हुसैन तहसीन। यानी बागो बहार जो लिखा गया, इससे पहले जो फारसी का चहार दरवेश किताब है 1801 ईस्वी में नौ तर्ज मरस्सा के नाम से लिखा गया था। उस किताब के मुसन्निफ हुए अता हुसैन तहसीन, लेकिन उसकी ज़बाने लिखने का जो तौर तरीक़ा था वो बेहतर नहीं था। उसे कहते हैं ना कि मशहूरियत नहीं मिली, वो फेमस नहीं हो सका, प्रसिद्ध नहीं हो सकी। उनकी किताबें वहीं की वहीं धरी रह गई। इस चहार दरवेश के बारे में बहुत तारीफ़ें सुनी थी, फारसी की किताबें थी। अब फारसी तो हर कोई पढ़ नहीं सकता था, तो वही फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जो जॉन गिलक्रिस्ट, जिनसे पहली बार मिला था मीर अमन देहलवी, वो तो एक प्रोफेसर थे ना, तो जॉन गिलक्रिस्ट जो थे उसने फरमाइश किया था
कि अगर चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा बेहतर और सोहेल ज़बान में कर दी जाए, आसान ज़बान में, तो पढ़ने का कुछ अलग ही लुत्फ होगा। तो उसी की फरमाइश पर चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश या ख्वाहिश पर मीर अहमद देहलवी ने 1804 ईस्वी में बागो बहार के नाम से शाये किया। ये जो किताब लिखा बहुत मस्त अंदाज में लिखा था। इसका एतराफ़ करते हुए, इसका हौसला बढ़ाने के लिए कॉलेज के तरफ से, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के तरफ से मीर अमन देहलवी को 500 रुपया का इनाम भी दिया गया था। इस इक़्तिबास में मीर अमन देहलवी की मकबूल तसनीफ बागो बहार के चौथे दरवेश की शेर से, ये जो बागो बहार है, पहले तो चहार दरवेश था ना, उसमें 4 फ़कीरों की दास्तानें पेश है जिसने अमीर खुसरो ने जब लिखा था। तो 4 दरवेश में से चौथा फ़कीर जो है उसका सैर चलना फिरना, उसकी मतलब चर्चा की गई है, उसके बारे में दिखाया गया है। बागो बहार में 4 फ़कीरों की दास्तानें पेश की गई है। और अगर बोलेगा सल्तनत तो 3 सल्तनत का माजरा बयान किया गया है। वो लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही याद रख लीजिएगा। बागो बहार जो किस्सा है इसमें 3 सल्तनत का माजरा बयान किया गया है। तो इसमें कहानी दिखाया है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया है, पहले इसको कर दो, क्लियर है। अब इसमें दिखाया क्या है, इसमें 3 सल्तनत का माजरा बयान किया गया है। कौन कौन? मुल्क सादिक, मुल्क चीनो माचीन यानी चीन मुल्क, और एक मुल्क हिंदुस्तान के बारे में बातें की गई है। इसमें दिखाया है कि मुल्क चीन और मुल्क सादिक, इस दोनों मुल्क के बादशाह के बीच बहुत गहरी दोस्ती होती है। मुल्क सादिक और मुल्क चीन के बादशाह के बीच बहुत गहरी दोस्ती होती है। एक बार मुल्क चीन का जो बादशाह था ना, उसे कोई खुशी का मौका मिला हो। पहले के ज़माने में क्या थे कि बादशाह को गम होगा तो भी जनता के बीच गम मनाएंगे, उसे खुशियाँ होगी तो वो सभी अवाम को खुशी में कुछ ना कुछ बांटा करते थे। ये चलन था, रिवाज था, सभी करते थे, कोई एक बादशाह नहीं, सभी बादशाहों का ये सिस्टम था, प्रचलन था। तो कोई खुशी का मौका हुआ होगा, ये मुल्क चीन का बादशाह अपने पूरे मुल्क के अवाम को, जनता को बुलाकर कुछ न कुछ इनाम दे रहे थे। और इसी बीच उनके दोस्त जो मुल्क चीन का बादशाह था, और सॉरी मुल्क सादिक का, चीन का बादशाह तो बांट ही रहा था ना, मुल्क सादिक का जो बादशाह था वह इसके यहाँ घूमने के लिए आए थे। देखा बहुत खुशी का माहौल है, बादशाह हुकूमत बहुत खुश है और लोगों को कुछ न कुछ इनाम दे रहे हैं, हीरे मोती जवाहरात, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें। तो जब सभी को सब चीज़ें दे दी गई, अब दोस्त से मिलने की बारी आई। इन्हें दरियाफ्त किया गया, हाल खबर पूछी गई, मेहमान नवाजी कराई गई। इस बादशाह ने कौन? मुल्क चीन का बादशाह मुल्क सादिक के बादशाह को कहता है कि ऐ दोस्त, या याद रखना इस जगह से एक क्वेश्चन निकलता है बाबू ऑब्जेक्टिव का, कि मुल्क चीन और मुल्क सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? तो दोस्ती का रिश्ता था, हो गया ना। तो मुल्क चीन का बादशाह क्या कहा कि ऐ दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ, पूरे मुल्क के जनता को, अवाम को मैंने कुछ ना कुछ तोहफा दिया है। बोल तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? तो मुल्क चीन का जो बादशाह था बाबू, उसके पास अपनी कोई वो फोर्स होता है ना, सेनाओं वाली ताकत, वो नहीं थी।
इसे गैबी मदद के लिए एक खुदाई ताकत कह सकते हैं, बंदरों की जिन की ताकत है, जिन्नात जो होता है। तो इनके घर के बरामदे पर 40 ऐसे घड़े रखे हुए थे। गांव के देहात जबान में आप उसको बढ़िया कह सकते हैं, वो नहीं मतलब वो कलसी छोटा जो होता है, उससे बड़ा घड़ा जिसमें पानी रखा जाता है, तो उसी तरह के घड़े रखे हुए थे। 40 घड़े में एक एक बंदर था, जिन थे जो बंदर की शक्ल में रहते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। किसी भी मुल्क में अगर इसको झड़प हो जाए, किसी भी मुल्क से लड़ाई हो जाए, तो ये जिन की ताकत से उससे जीत लिया करते थे, फतह हासिल कर लेते थे। तो मुल्क सादिक का बादशाह जानता था कि बेशुमार ताकत है इसको, और उसने क्या किया, जैसे ही मुल्क चीन का बादशाह इसको कहा कि अरे दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें भी कुछ चाहिए तो बोलो। मुल्क सादिक के बादशाह ने मुल्क चीन के बादशाह का वो 40वां जो बंदर था ना, एक बंदर उसमें ऐसे थे जो 40 बंदर था, उसमें से एक बंदर ऐसे थे जो सबका मालिक था, गोया सरदार था, और बाकी 39 बंदर उसी एक बंदर की हुकूमत मानती थी। तो अब अगर उस 40वां बंदर को वहां से हटा दिया जाए, तो उसकी इजाजत के बगैर बिना ये 39 बंदर मुर्दा के मानिंद था, कुछ करने के लायक नहीं था। और वो 40वां बंदर जो मालिकाना हक रखता था, जो सरदार टाइप में थे, वो हुक्म देगा तो सभी काम करेगा, नहीं हुक्म देगा तो नहीं काम करेगा। और उस बंदर में ये खासियत थी कि उस घड़े को जो छुएगा, यह बंदर उसी की हुकूमत को मानेगा। उस घड़े को जो छू लेगा, यह बंदर, ये सारे जिन जो थे, वो उसी की हुकूमत को मानेगा। मुल्क चीन का बादशाह मौका पाकर यह बात सुनते ही कि मांग तुझे क्या मांगना है, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसने वही 40वां बंदर मुल्क सादिक के बादशाह, मुल्क चीन के बादशाह से मांग बैठा। मुल्क सादिक का बादशाह मुल्क चीन के बादशाह से वही 40वां बंदर मांग बैठा। अब बादशाहों वाली जबान है, मुकर नहीं सकता, वादे के खिलाफ नहीं जा सकता। अब ये बेचारा मजबूर होकर वादे के मुताबिक 40वां बंदर उससे दे देते हैं। 40वां बंदर जैसे ही दिया, अब यह बादशाह बिल्कुल कमजोर हो गए, इसके पास तो कोई सेनाएं तो थी नहीं, कोई ताकत तो थी नहीं, कोई जिन्नातों वाली ताकत थी ना, उसे आप गैबी ताकत कहेंगे। अब जैसे ही इनकी ताकत खत्म हो गई, इस मुल्क चीन के बादशाह का छोटा भाई, अपना सगा छोटा भाई, सल्तनत की लालच में आकर कुछ 2-4 वजीरों को अपने साथ मिलाकर अपने बड़े भाई को मरवा देता है। क्या हुआ, 40वां बंदर हाथ से निकलने के बाद मुल्क चीन का बादशाह ताकत में कमजोर पड़ गए, और उनका राज तो सभी जानता था। तो मुल्क चीन के बादशाह को सल्तनत की लालच में उसके अपने सगे छोटे भाई ने 2-4 मतलब सेनाओं को, वहां पर वजीर वगैरह को अपने साथ मिलाकर अपने बड़े भाई को मरवा दिया, और पूरा सल्तनत पर कब्जा करके बैठ गया। उस बादशाह को जिसे मारा गया, उस बादशाह का एक बेटा है, और उसके दरबार में काम करने वाले एक बहुत ही ईमानदार, नमक हलाल, खुददार किस्म का एक नौकर था। उसका नाम था मुबारक, उसका नाम मुबारक था। बादशाह हुकूमत को मार दिया गया, सल्तनत पर कब्जा कर लिया गया। अब ये बादशाह हमेशा सोचता है कि मैंने अपने भाई को मरवा दिया, उनका एक बेटा भी है, आज ना कल जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा तो सल्तनत तो उसे लौटानी पड़ेगी।
अब वो इस शहजादे को मारने के लिए रोजाना कोई ना कोई एक नई नई तरकीबें ढूंढता फिरता था। जब देखा मुबारक ने कि बादशाह शहजादे को मरवा देगा, तो उसने क्या किया, एक दिन उस नए बादशाह को यानी शहजादे के चाचा को, जिसने कब्जा किया है सल्तनत पर, बड़ा भाई को मारकर उसे एक आइडिया दिया कि बादशाह हुकूमत अभी अभी बादशाह हुकूमत मरे। नए बादशाह को कहा कि पुराने के बारे में कि बादशाह हुकूमत अभी अभी बादशाह हुकूमत मरे हैं, अगर शहजादा को कुछ हो गया तो आपके ऊपर पूरा इल्जाम आ जाएगा, मुल्क की जनता अवाम जो है वो आपके ऊपर ब्लेम करेंगे, शक करने लगेंगे। आप इसे कुछ मत करें, मेरे पास एक आइडिया है। क्या कहा? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं शहजादे को कहीं घुमाने के बहाने से ले जाऊं और मारकर कहीं जंगल में फेंक दूं। इस तरह से शहजादा मर भी जाएगा और आप पर कोई इल्जाम भी नहीं डालेगा, सांप भी मरेगा, लाठी भी बचेगी। इस बात को सुनने के बाद नया जो बादशाह था, शहजादा का चाचा, वो खुशी से फूले ना समाया। और उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, ऐ मुबारक तू इसे ले जा और इसे कहीं दूर ठिकाने लगा देना और आकर मुझे खुशखबरी देना, मैं इसके बदले तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। वादे के मुताबिक शहजादा को जो है मुबारक अपने साथ लेकर महल से निकल जाते हैं। जाते हुए रास्ते में इतर, बखूर वो खुशबूदार होता है, सुलेमानी सुरमा और कुछ खाने पीने की चीजें, 4 चीजें खरीदता है। इतर, बखूर, सुलेमानी सुरमा और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर रवाना हो जाते हैं। 1 महीना तक दोनों पैदल जंगलों के रास्ते, बालू के ढीप पर, पहाड़ियों के रास्ते चलते 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 आखिरकार मुल्क सादिक पहुंचता है। मुल्क सादिक जो इसके बाप का दोस्त था, मुल्क सादिक के दरबार में पहुंचता है। दोस्त बेटा है ना, दोस्त का बेटा, तो इनकी मेहमान नवाजी की जाती है। सल्तनत में पहुंचने के बाद उसे ठहरने को कही जाती है। दूसरे दिन बादशाह हुकूमत तख्त पर बैठे हैं, मुल्क सादिक का बादशाह, जिसने 40वां बंदर मांग लिया था और लेकर भी चला गया इनाम के रूप में। बादशाह हुकूमत तख्त पर बैठे हैं, मुबारक और शहजादा दोनों उसके पास आकर अपनी सारी माजराएं, सारी दास्तानें बयान करते हैं कि उसके बाप का मौत का जिम्मेदार उनका चाचा है, उसने सल्तनत पर कब्जा कर लिया और अब वह इसे भी मारना चाहता है। बादशाह हुकूमत सारी बातें सुनने के बाद कहते हैं कि इसका बाप मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वक्त पड़ने पर बहुत ही साथ दिया करते थे, मैं भी इनकी मदद करूंगा, जरूर करूंगा। लेकिन उस बादशाह के दिल में छल था। उस बादशाह के दिल में छल कपट था। वो उसकी मदद वास्तव में, उसने अब ये सुनाने की मदद कौन सी मांग रहा है, वो ये बात कह दिया। तब मुबारक कहते हैं कि इसके अब्बू जान का दिया हुआ जो 40वां बंदर है, अगर आप इसे लौटा दें तो ये फिर से ताकतवर हो जाएगा और अपने चाचा के जुल्म से निजात पा लेगा। क्या कहा? इसके अब्बू का दिया हुआ तोहफा वाला 40वां बंदर अगर आप इस शहजादे को लौटा दें तो
यह ताकतवर हो जाएगा और अपने चाचा के जुल्म से निजात पा लेगा, छुटकारा पा लेगा। मैं इसी मकसद से इसको आपके पास लेकर आया हूं। यह बात सुनने के बाद बादशाह हुकूमत अपने कमरे में दाखिल होते हैं और वहां से एक लड़की का फोटो निकाल कर लाता है। वो कभी किसी सौदागर से एक फोटो देखा, बहुत खूबसूरत थी, हसीन और जमील थी, उसने उस सौदागर से फोटो खरीद लिया, उसी फोटो से ही वो प्यार करने लगा। बादशाह हुकूमत उसी फोटो से प्यार करने लगा। असलियत में उस लड़की का अता पता ठिकाना कुछ नहीं था। वो उस फोटो को अपने कमरे से निकालते हैं, लाते हैं और बादशाहजादा को पकड़ाता, ये लो फोटो, ये मेरी अमानत है, मैं इस लड़की से इश्क करता हूं। तुम इस लड़की को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर मेरे दरबार में ले आओ, मैं इसके बदले तुम जो इनाम कहोगे दूंगा, जो शराइत कहोगे पूरा करूंगा, जो मदद चाहोगे मैं तुम्हें करूंगा। यानी उसका कहने का इनडायरेक्टली एक बातें थी कि तुम्हें 40वां बंधन तब लौटाऊंगा जब तुम मुझे ये फोटो वाली लड़की ढूंढ कर ला कर दोगे। अब शहजादे के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। चाचा के सल्तनत में जाकर मरने से बेहतर है इस बादशाह के शर्त को मानकर यहीं रहा जाए। फोटो कबूल कर लेते हैं, शहजादा हाँ भर देता है कि हाँ मैं कर लूंगा। तब बादशाह हुकूमत उसे ताकीद करते हैं, ताकीद मतलब वार्निंग देते हैं, वार्निंग, सीधा वार्निंग देते हैं। क्यों वार्निंग देते हैं भाई? इतनी खूबसूरत लड़की है, शहजादा जवान है, अगर ये लड़की मिल गई तो कहीं ये कुछ कर बैठा तो इसलिए उसको वार्निंग देते हैं कि याद रहे। सुनना, यहां से जवाब बनेगा। बादशाह हुकूमत ताकीद करते हैं यानी वार्निंग देते हैं शहजादा और मुबारक को कि याद रहे, अमानत में खयानत ना हो, अमानत में खयानत ना हो, वरना तुम दोनों सजा के हकदार होगे, तुम्हें सजा के रूप में मौत मिलेगी। शहजादा कहा कबूल है, मरता क्या नहीं करता। हाँ, बेचारा मजबूर हो गया। अब ये दोनों निकल गए ढूंढने के लिए, मुल्क दर मुल्क, मुल्क दर मुल्क, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, घूमते भटकते 7 साल तक घूमता रहा। कितने साल? 7 साल तक उस फोटो वाली लड़की को ढूंढने के लिए मुबारक और शहजादा दर बदर भटकता रहा। थक हार कर जब वो लड़की ना मिली तो ये दोनों वापस आ रहा था। सोचा मुल्क सादिक के बादशाह को कह दूंगा कि ये फोटो वाली लड़की नहीं मिली, मदद करना है तो कीजिए, वरना मैं ये शर्त पूरा नहीं कर सकता। वो वापस जा रहे थे मुल्क सादिक, हिंदुस्तान के रास्ते से। किस रास्ते से? हिंदुस्तान के रास्ते से। तो एक बाजार में देखा, मुल्क हिंदुस्तान के एक बाजार में, कि एक अंधा फकीर जो कटोरा लिए सभी के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगता है, लेकिन कोई उसे भीख तक नहीं देता। शहजादा को यह नजारा देखकर बड़ी हैरत हुई। उसने अपने जेब से एक असरफी निकाला, एक असरफी अपने जेब से निकाला, उसके कटोरे में बाटी में गिराया ठन से। कटोरे में सिक्का गिरने की आवाज को सुनकर फकीर कहते हैं, बेटा लगता है तुम कोई अजनबी हो, हिंदुस्तान घूमने आए हो। शहजादा ने कहा, हाँ बाबा, मैं अजनबी हूँ और मुझे किसी की तलाश है। मैं उसी की तलाश में मुल्क दर मुल्क पिछले 7 सालों से भटक रहा हूँ।
फ़कीर उसे दुआ देकर कि तुम जिस मकसद से निकले हो, तुम्हारा मकसद कामयाब हो, वो चले जाते हैं। बाजार में वो असरफी को बेचकर बहुत सी खाने पीने की चीज़ें लेते हैं और अपनी घर की ओर रवाना हो जाते हैं। तो शहजादा को ये माजरा को समझ में नहीं आया कि एक मांगने वाला फ़कीर सबके आगे जाता है, कोई उसे भीख तक नहीं देता। आखिर कारण क्या है, जरा देखूं तो। आगे आगे फ़कीर अपने घर का रास्ता पकड़ लिया, पीछे पीछे शहजादा भी उसका पढ़ लिया। जाता गया, देखा फ़कीर एक बहुत बड़ा आलीशान महल में दाखिल हो रहा। अब घर में जाने के बाद वो अपनी बेटी को आवाज़ दिया कि बेटी देखो, आज किसी अजनबी ने मुझे बाजार में एक असरफी दी थी, मैं इसे बेचकर बहुत सी खाने पीने की चीज़ें और तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ। शहजादा जो उसके पीछे पीछे गया था, तो ये छिप के उसकी आवाज़ें सुन रहा था। किसकी? फ़कीर और उसकी बेटी की। अचानक से उस लड़की पर नजर पड़ती है। किस पर? वही फोटो वाली लड़की जिसे ढूंढने के लिए 7 साल से मुल्क दर मुल्क ठोकरे खा रहा था, भटक रहा था। जब उस लड़की पर नजर पड़ी तो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी हसीन और जमील थी कि शहजादा उसकी खूबसूरती को देखकर और मुल्क सादिक के बादशाह का जो वादा था कि इस लड़की को ढूंढ कर लाओ, उस वादे के कश्मकश यानी उलझन में पड़कर ये बेचारा बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। फिर मुबारक आता है, चेहरे पर पानी वानी मारकर इसे होश में लाता है। शहजादा मुबारक को सारे आइडियाज बताते हैं, सारी बातें बताते हैं क्या हुआ। अब शहजादा जब होश में आया तो इसे उस फकीर के ऊपर तरस आने लगी कि ये अंधा फकीर है, इसकी जवान बेटी है, ये इसकी परवरिश कैसे करेगा? रहमदिल है, इसे तरस आ गया, रहम आ गया। असल में ये शहजादा उसकी खूबसूरती को देखकर उसके दीवाने हो गए थे और ये उससे इश्क करने लगा और इसने फकीर को प्रस्ताव दे दिया, अल्लाह के वास्ते अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। बहुत सी बातें, बंदिशें, शरायतों के बीच दोनों की रिश्ता कबूल हो जाती है। मुबारक के आइडियाज से ये शादी कर लेता है उस लड़की से, लेकिन बादशाह का तो ताकीद था ना कि अमानत में खयानत ना हो। जिस बात का डर था वही हो गया। लेकिन अब यहां से देखना गेम प्लान। ये शहजादा उस फकीर की बेटी से शादी करके ले जाता है मुल्क शादिक के बादशाह के पास और कहता, बादशाह हुकूमत, ये मैंने दुनिया के कोने कोने में छान मारकर आपके नाज़नीन को, यानी इस खूबसूरत लड़की को आपके लिए ढूंढकर सही सलामत तोहफा के तौर पर लाया। बादशाह हुकूमत उस खूबसूरत लड़की को देखने के बाद आओ देखा ना ताओ इतना ज्यादा खुश हुआ कि वो 40वां बंदर बिना कुछ सोचे समझे उस शहजादा के हाथ में दे दिया। बंदर में तो गुण था ना कि उस घड़े पर जिसने हाथ रखी वह बंदर उसी की हुक्म को मानेगा, उसका गुलाम होगा वो। अब शहजादे के हाथ में घड़ा है, बादशाह हुकूमत उस लड़की के हाथ को पकड़ कर ले जाते हैं अपनी सल्तनत की ओर। फुल खुश है, अब तो मौज करेंगे, मस्ती मार लेंगे। जैसे ही कुछ दूर अपनी सल्तनत की ओर जाते हैं, आराम गाह की ओर, कमरे की ओर, तो शहजादा आवाज लगाता, बादशाह हुकूमत, पता है ये लड़की कौन है? बादशाह हुकूमत
मुड़ते हैं और कहते हैं ये वही लड़की है जो शर्त के मुताबिक मैं तुम्हें फोटो लेकर ढूंढने के लिए भेजा था। कहा नहीं, अब ये मेरी हक में है, मैंने इनसे निकाह की है, ये मेरी बीवी है। बादशाह हुकूमत को गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है और उसने जिस तरह ताकीद किया था उसी गुस्से पर, उसी जलाली पर आकर इसने क्या किया, अपने सैनिकों को हुक्म दे दिया कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाए, इसे सजाए मौत मिलेगी। लेकिन बादशाह हुकूमत से ज्यादा ताकतवर अब शहजादा बन गया था, ये बात वो भूल गया। इसने भी अपने उस जिन को हुक्म दे दिया कि मारो सबको। सल्तनत के माजरा पर लड़ाइयाँ छिड़ जाती है, उस जंग में शहजादा जीतता है, उस बादशाह की हार होती है और उस सल्तनत पर ये जो अंधा फकीर था उसे बैठा दिया जाता है, क्योंकि यह अंधा फकीर इसी जब से मुल्क सादिक वो चीन के बादशाह के पास से बंदर लाया था ना, तो मुल्क हिंदुस्तान के बादशाह को अंधा बनाकर उसके सल्तनत को हड़प लिया, तो सिर्फ बंदर की ताकत पर ये वही अंधा फकीर था। और इसी डर से बाजार में कोई भी आदमी उसको भीख नहीं देता था कि किसी जमाने का बादशाह था, मेरी क्या हैसियत है मैं इसे भीख दूँ। लेकिन असलियत में उसके पास कोई चारा नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, जुगाड़ नहीं था, बेचारा मांग मांग के गुजारा कर रहा था। मुल्क सादिक का सल्तनत उसे मिल जाती है और अपने मुल्क चीन में आकर अपने जालिम चचा से मुकाबला करके जंग जीत कर अपने बाप के सल्तनत को भी हासिल करता है। क्लियर है? तो इसके मुताल्लिक जो क्वेश्चन आंसर्स है वो ऑब्जेक्टिव आंसर देखो अब क्या क्या निकल रहा है इसके बीच में से। लगभग 80% क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। देखो, बागो बहार किसकी, ये बागो बहार का ताल्लुक किस सिंफ से है? तो बागो बहार जो है वो एक दास्तान है, मैंने आप लोगों को बताया। बागो बहार किसकी तसनीफ है? तो मीर अमन देलवी की। बागो बहार कहाँ लिखी गई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? तो चार दरवेश। बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपये का इनाम मिला? तो 500 का। बागो बहार का सने अशात बताइए? 1804 में लिखा गया। बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है? तो 4 दरवेश यानी 4 फकीर। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जुमा किया? तो जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर, फरमाइश पर। आगे दिया है इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र आया है? मुल्क सादिक, मुल्क चीन, मुल्क हिंदुस्तान। 3 मुल्क, 3 सल्तनत का माजरा बयान किया गया है। आगे है शहजादे के वालिद और मुल्क सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? तो दोनों मुल्क के बीच दोस्ती का रिश्ता था। शहजादा फकीर को कितनी असरफियाँ देता है? तो 1 असरफी। अंधा फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो हिंदुस्तान से। ये ऑब्जेक्टिव सारा आप लोगों से बनने वाला है। फिर भी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में सब ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को डील करवा दूंगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।